हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? तो आप जानते हो कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डिस्कस किया था और उसमें हमने टेस्टिस जो है उसकी इंटरनल जो एनाटॉमी है उसके बारे में देखा था कि उसकी आंतरिक संरचना के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो हम जानते हमने वहां पर देखा था कि टेस्टिस जो है इसके अंदर हम देखें तो ये लोब में बटा हुआ होता है और ये लोब जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के एक्सटेंशन से बनते हैं। और इन लोब के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक लोब के अंदर 3 से लेकर 10 तक नलिकाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिकाएं। तो अब ध्यान रखना कि यही वो नलिकाएं हैं जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो आज का अपना जो डिस्कशन रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया। तो ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको जो लॉकडाउन में घर पे बैठे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी स्टडी को जारी रखना चाहते हैं। तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखो अब आगे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कैसे होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा रेगुलेशन बता देता हूं कि किस तरीके से ये रेगुलेट होता है, नियमन कैसे होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, जिसको हम सुप्रीम कमांडर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का एक पार्ट है जो न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करता है और इन हार्मोनों में से एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो गोनेड पर प्रभाव डालता है, तो इससे पहले ये गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है ये जाके पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस पर एक्ट करेगा और पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा 2 ट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट होंगे जिनको हम FSH और LH कहते हैं। अब ध्यान रखना कि FSH और LH दोनों के दोनों गोनेडोट्रोपिन है। देखो ट्रोपिन का मतलब होता है उद्दीपक और गोनेडो मतलब गोनेड जननांग, तो ये जननांगों को उद्दीपन करते हैं। और हम चूंकि मेल के अंदर पढ़ रहे हैं तो मेल के अंदर इनका क्या कार्य होगा, तो FSH जो है ये करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को शुरू और जो LH है वो जो लीडिंग सेल्स है उन लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा और उनको टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करेगा, उद्दीपित करेगा। तो दोनों के दोनों कार्य जो गोनेड पर हो रहे हैं और दोनों कार्य अगर एक कोई संरचना करती है कोई गोनेड करता है तो हम उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने कहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म बनता है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं और चूंकि ये दो कार्य अगर वो सेक्स ऑर्गन कर रहा है तो हम उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, वो हमारा टेस्टिस, तो ये टेस्टिस के अंदर ही होता है सारी प्रोसेस। तो अब देखो कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा ये ध्यान दो कि स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन का ये जो श्रावण है ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है, मतलब परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता आती है तब ये प्रोसेस होती है और हाइपोथैलेमस जो है वो इनको शुरू करता है। तो प्यूबर्टी के बाद में यानी 15-16 साल की उम्र के बाद में ये प्रोसेस होती है, जबकि टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन एक बार पहले फीटस अवस्था के अंदर मैंने आपको बताया था। तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन जो हमने पहले भी एक बार देखा था कि 2 मंथ की उम्र में यानी सॉरी फीटस की 2 महीने का जो फीटस होता है तो उस दौरान जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होते हैं जिससे टेस्टिस जो है वो एक्सटेंड करके नीचे आते हैं और स्क्रोटम वस्ट्रम कोश के अंदर आ जाते हैं। तो वो हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो ये ऑनसेट प्यूबर्टी ये पूरी प्रोसेस होती है और इनके कारण जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो टेस्टिस के अंदर होती है तो कैसे होती है समझो। अब ध्यान दो यहाँ पे वापस, तो ये एक टेस्टिस है, इसकी काट के अंदर हमने देखा था कि छोटी छोटी नलियां होती है जिनको हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
और ये जो सेमिपेरस ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो अगर मैं इसका इनलार्ज व्यू दिखाऊं तो यहाँ देखना कि ये किस तरीके का होता है। तो यहाँ ध्यान दो, ये जो नलिका है इस तरीके से मैं आपको इसका कट सेक्शन दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको इसके सबसे पहले एपिथेलियम दिखाई देगी और इस एपिथेलियम को हम जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। आपको बता दूं कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसका ट्रू एपिथेलियम नहीं है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो है कहीं बाहर से आया हुआ जो एपिथेलियम है, इसका खुद का नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ शंकु के आकार की लंबी लंबी सेल्स दिखाई देती है और इन लंबी लंबी सेल्स जो शंकु के आकार की है इनको हम कहते हैं सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल। इसका एक और नाम है नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं इनको। इसके अलावा इनको एक और नाम है सस्टेंस टेक्युलर सेल। आपको बता दूं कि ये जो सेल्स है सर्टोली सेल्स या सस्टेंस टेक्युलर सेल, ये इसका ट्रू एपिथेलियम है। यानी ये सेमिपेरस ट्यूब्यूल्स का खुद का एपिथेलियम है और बाकी का जो स्थान बच गया ये इसको हम कह रहे हैं ल्यूमेन। तो अब यहाँ पर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये कोशिकाएं जो किस प्रकार से विभाजन करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा करती है वो समझो। अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो है वो अपने शुक्रजनन नलिका की एक इतनी सी काट ली है। इसके अंदर जो सबसे ऊपर की तरफ जो जर्मिनल एपिथेलियम है जो इसका खुद का एपिथेलियम नहीं है, इसके अलावा यहाँ पास में जो लंबी लंबी सेल्स देख रही है इनको हम सर्टोली सेल्स कह रहे हैं। अब ध्यान देना कि इसका जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये माइटोटिक डिवीजन करता है, समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा अपने ही समान कुछ कोशिकाएं बनाएगा जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दो वापस इधर कि हम बात कर रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है वो कौन सा विभाजन कर रही है, माइटोटिक डिवीजन, जो इक्विनल डिवीजन है जिसके द्वारा एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो इसको हम माइटोटिक डिवीजन कह रहे हैं और इससे बनेगी स्पर्मेटोगोनिया। तो ये बन गई स्पर्मेटोगोनिया। देखो ये भी 2n है और ये भी क्या है 2n, डिप्लॉइड सेल है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पर्मेटोगोनिया दिखा दी। अब ध्यान देना कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें जब डिवीजन होगा तो इससे दो प्रकार की सेल बनेगी। एक तो बनेगी टाइप ए और एक बनेगी टाइप बी। अब ये जो टाइप ए है ये तो वापस स्पर्मेटोगोनिया की तरह कार्य करेगी और जो टाइप बी है ये अपने आकार में वृद्धि करके और थोड़ी बड़ी हो जाएगी और ये जो आगे चल के जब बड़ी हो जाएगी तो अब इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बता दो आपको भी ये 2n सेल है, द्विगुणित होती है। जो टाइप बी सेल्स है वो आगे चल के और थोड़ी सी अपने आप को बड़ी होती है, थोड़ी आकार में बड़ी होती है। इसके अंदर कुछ जो जीवधरी थोड़ा ज्यादा घना सघन हो जाता है और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में काम करेगी। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ कि जो बाकी जो टाइप ए है वो तो वापस स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम करेगी, लेकिन जो बच गई वो आ गई ये जो टाइप बी है और इनको हम करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी। अब ध्यान देना कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल ही है जिनके अंदर मियोसिस होता है, यानी यहां मियोसिस स्पष्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट में जो है ये डायरेक्शनल डिवीजन है
जिसके अंदर एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो यहाँ पर दो सेल बनेगी, एक बन गई ये और एक बन गई ये, और ये दोनों हैप्लॉइड सेल है, अगुणित कोशिकाएं हैं, दोनों की दोनों एंड है। और अब हम इनको कहेंगे, इन दोनों सेल को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं कि इसके बाद में जो बनने वाली सेल्स होगी उनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, और ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई जो हैप्लॉइड हो गया एन। और अब इनके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इनके अंदर अब मियोसिस सेकंड होगा। तो इसमें भी मियोसिस सेकंड, इसमें भी मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड जब होगा तो यहां मैं लिख रहा हूं मियोसिस सेकंड। और आपको यहाँ बता दूं कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन के समान ही होता है, जिसमें एक सेल से दो सेल्स बनेगी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो मतलब जो समान ही होती है, मात्र कोशिका समान। तो ये हैप्लॉइड है तो अगली भी हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ पर चार सेल बन गई, 1 2 3 और ये 4, और चारों के चारों सेल जो है हैप्लॉइड है। और अब इन चारों सेल्स को हम कहेंगे स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड बन गए। तो इनसे बनने वाली जो आगे की सेल्स होगी उनको हम कहेंगे, यानी ये आगे चल के बनाएगी ये सेल्स, और हम इनको कहेंगे स्पर्मेटिड। अब आपको बता दूं कि ये स्पर्मेटिड जो है वो अगुणित सेल्स है कोशिकाएं, और ये जाके और यहाँ चिपक जाएगी साइटोलिस सेल्स के साथ में, क्योंकि साइटोलिस सेल्स को हम जो नर्सिंग सेल्स भी कह रहे हैं, और ये स्पर्मेटिड को पोषण प्रदान करती है। यहाँ से ये हैप्लॉइड सेल्स पोषण लेके और स्पर्म में बदलने वाली है। तो अब ये जो बन गई स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड जो है वो साइटोलिक कोशिका पे जाके चिपकेंगे, उसके साथ में अटैच हो जाएंगे, उससे न्यूट्रिशंस लेंगे, और उससे न्यूट्रिशंस लेकर इनके अंदर कुछ बदलाव होंगे, और बदलाव होने के बाद में अब ये सेल्स जो है वो स्पर्म बनाती है। तो ये बन गए स्पर्म। तो अब यहाँ बनेंगे स्पर्म। तो ये स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म बन के और इस सेमिफेस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन जो है, जिसको ल्यूमेन कह रहे हैं, वहां ल्यूमेन में आते रहेंगे। तो इस तरीके से स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये पूरे जो प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ ध्यान दो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है ये पूरी, इसको हम पुनः दो भागों में बांटेंगे। तो यहां से लेकर और यहां तक का जो पूरी प्रोसेस है ये, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड निर्माण तक की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ध्यान देना यहाँ पे, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से लेकर जब ये स्पर्मेटिड साइटोलिस सेल्स के साथ में अटैच हो जाते हैं और फिर यहां से स्पर्म निर्माण होता है, तो ये प्रोसेस जो है स्पर्म निर्माण की प्रोसेस जो है इसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रोसेस तो जो है वो पूरी आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से स्पर्मेटिड बनते हैं। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण जो है किस तरीके से इनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं जो है वो बदलकर जो नई संरचना बनाती है कि एक हैप्लॉइड सेल जो है उसको 3 भागों में बढ़ जाती है, हेड, टेल और उसका जो मिडिल पार्ट है। तो ये मतलब जो पूरी स्पर्म के रूप में जब ये चेंज होगी तो इस पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे। तो इस तरीके से जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो टेस्टिस के अंदर कंप्लीट होती है और उससे जो है अगुणित स्पर्म या गीमेट का निर्माण होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखो हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है द्विगुणित सेल है,
और ये डिप्लॉइड सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा मियोसिस द्वारा इसको और सूत्री विभाजन कहते हैं, स्पर्मेटिड बनाती है। और ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक की, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये तो हमने देख लिया। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो निर्माण है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी ये एक जो स्पाइरल सेल्स है वो आगे चल के मॉडिफाइड सेल्स के रूप में चेंज होगी, जिसमें कई सारी जो है वो संरचनाएं विकसित होगी। तो ये जो है एक रूपांतरित सेल जो है आगे चल के और ये रूपांतरित होकर स्पर्म का निर्माण करेगी। ये पूरी प्रोसेस जो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पर्म जो है, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है, और फिर हम इसका डिस्कस करेंगे कि उन संरचनाओं का निर्माण जो है इस सेल्स के अंदर किन संरचनाओं ने किया है। तो ये कौन कौन सी संरचनाएं, तो सबसे पहले यहाँ एक स्पर्म की हम संरचना देखते हैं। तो स्पर्म का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं हेड। और हेड जो है, इस हेड के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम हो गया। तो ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होगी, इसको हम एक्रोसोम कहेंगे, और ऊपर का पार्ट जो हेड होगा। इस हेड के अंदर जो है इस स्पर्म का न्यूक्लियस होगा, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, उसको हम इसका केंद्रक कहेंगे। और ये केंद्रक जो हैप्लॉइड होता है, हेड में ही होता है। फिर इसके बाद में हेड के जो नीचे का पार्ट है यहां तक का, इसको हम कहते हैं नेक। ये इसकी गर्दन है। और इस गर्दन के अंदर आप देखो तो इसके अंदर इस सेल्स के दो सेंट्रियोल्स होंगे, दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होंगे जो इस सेल्स के ही होंगे। तो इसमें से जो ऊपर का जो पेयर, सेंट्रियोल्स का जो पेयर है, ये पेयर जो है इसको हम प्रॉक्सिमल पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कहेंगे। यानी ये समीपस्थ तारकाय है जो सेल्स का ही है। और इसके नीचे वाला जो देख लो आप, इसको हम डिस्टल पेयर ऑफ सेंट्रियोल कहेंगे। ये दूरस्थ तारकाय है। तो दो तारकाएं होंगे इसमें, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ, इसको प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स कहेंगे। और ये इसकी नेक के अंदर जो व्यवस्थित रहेंगे। फिर इसके बाद में हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये इसकी मेन बॉडी है। और इस मेन बॉडी में से ध्यान देना कि जो डिस्टल पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है, ये आगे चल के और इसकी फ्लैजिला बनाते हैं। तो ये फ्लैजिला है। तो दूरस्थ तारकाय से इसकी फ्लैजिला बनेगी, और ये फ्लैजिला जो आगे चल के इसकी टेल बनाएगी। और ये टेल जब ये अपने खुद के मूवमेंट से, जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जब ये अपने खुद के मूवमेंट से मूव करेगा, तो उस दौरान ये इसकी टेल जो यहाँ काम आएगी। तो ये टेल बनाने का काम जो डिस्टल सेंट्रियोल्स करता है, डिस्टल पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स करते हैं। फिर इसके बाद में इसकी बॉडी में बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर कई जो ये इसकी फ्लैजिला, इस फ्लैजिला के चारों ओर स्पाइरली अरेंज जो है वो कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये जो हो गए वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज होंगे, और इन माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरली अरेंज जो व्यवस्था है, इसको हम कहेंगे निवेनकर्ण। ये निवेनकर्ण कहलाती है। फिर इसके बाद में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इनके चारों ओर आपको साइटोप्लाज्म जो है वो व्यवस्थित दिखाई देगा। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म होगा। और वो जो साइटोप्लाज्म है जो इन माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर है, इनको हम कहते हैं मेनसेट। ये मेनसेट कहलाएगा। तो ये एक प्रारूपिक जो स्पर्म है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये जो संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। अब इन संरचनाओं का जो निर्माण है वो किससे होता है, तो वो समझो। तो देखो, अब हम स्पर्मियोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं, जिसके अंदर एक स्पर्मेटिड जो है
वो कैसे रूपांतरित होकर एक स्पर्म में चेंज होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो कि ये एक स्पाइरल सेल्स है, नॉर्मल एक हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और गोल्जी बॉडी है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है और सेंट्रोल्स। अब इस सेल्स के अंदर से जल की हानि होगी, क्योंकि इस सेल्स को हल्का बनना है। तो ये इस सेल्स के अंदर का जो जल है वो धीरे धीरे हासित होगा, और हासित होने के बाद में इसकी जो गोल्जी बॉडी है वो शीर्ष भाग की तरफ जा जाके इकट्ठी होने लग जाएगी, और इकट्ठी होकर और एक क्रोमोसोम का निर्माण करना शुरू कर देगी। तो ये ऊपर की तरफ जो है इस दिशा में सारी जो गोल्जी बॉडी है, इसकी जो गोल्जिका है वो इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके और एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो आपको पता है कि गोल्जिका जो है उसके अंदर जो कई प्रकार के एंजाइम बनते हैं, और गोल्जिका से बनने वाला जो एक संरचना होती है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं, और लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ बनने वाली जो संरचना जो एक्रोसोम है उसके अंदर ये जो एक्रोसोम बड़ा है इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से हुआ है, और गोल्जी बॉडी जो है उसकी बनी हुई संरचना को हम लाइसोसोम भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे और इसको हम कहेंगे स्पर्म लाइसिस। ये स्पर्म लाइसिस कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो आगे चल के और जो ओव्यूम है उस ओव्यूम की जो भित्ति होती है उस भित्ति को गलाने का काम करते हैं, उसको विकसित करने का काम करते हैं, ताकि स्पर्म जो उसके ओव्यूम के अंदर प्रवेश कर जाए। तो इस एक्रोसोम का निर्माण जो गोल्जी बॉडी से होगा और इसके अंदर कई सारे एंजाइम होंगे। तो यहाँ देखो ये डेवलपिंग ऑफ एक्रोसोम, यानी धीरे धीरे गोल्जी बॉडी इकट्ठे होते रहेंगे और इसके एक्रोसोम का निर्माण जो करना शुरू कर देगा। इसके अलावा इसके जो सेंट्रोल्स है वो धीरे धीरे फ्लैजिलम का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ देखो फ्लैजिलम डेवलप हो रही है धीरे धीरे। फिर ये ऊपर की तरफ जो है एक्रोसोम थोड़ा बढ़ने लगेगा, न्यूक्लियस इसके हेड के बीच में आने लगेगा, फ्लैजिलम बढ़ रही है। फिर इसी तरीके से जो अपनी संरचना में बदलते हुए ये जो है वो थोड़ा मतलब स्पर्म की जैसी आकृति का बन जाएगा, इसकी फ्लैजिलम तो डेवलप होगी, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिखाई देंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसकी बॉडी के जो बीच में जो फ्लैजिलम बनेगी उस फ्लैजिलम के चारों ओर स्पाइरली अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो डिस्टल सेंट्रोल्स है उससे इसकी फ्लैजिलम जो डेवलप हो रही है। तो यहाँ मेन चीजें जो ज्यादा आपको याद रखने वाली है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो यही याद रखना है कि एक्रोसोम का निर्माण जो है वो किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। एक्रोसोम जो है इसके अंदर लाइटिक एंजाइम होते हैं जिनको स्पर्म लाइसिस कहते हैं, जो ओव्यूम की भित्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है जो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होगा। इसके अलावा नेक के अंदर दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होंगे जिनको डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स के पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कहेंगे। ध्यान रखना कि इसकी फ्लैजिलम का डेवलपमेंट डिस्टल पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स से होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्लैजिलम का निर्माण किससे होता है। फिर इसके बाद इसकी बॉडी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निवेदन कर्ण किसे कहते हैं। तो आपको होगा कि फ्लैजिलम के चारों ओर इसकी जो मेन बॉडी है उसमें स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनको हम निवेदन कर्ण कहेंगे। और मेन चेट का पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि मेन चेट जो उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा जो इसका साइटोप्लाज्म है वो मेन चेट कहलाता है। तो इस तरीके से जो है ये एक रूपांतरित होकर और एक हाईली जो आप कह सकते हो कि थोड़ी एडवांस जो संरचना बनती है इसको हम स्पर्म कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में काम करेंगे। आपको पता है कि ये सारी चीजें बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और इस टाइम के दौरान इस एक सेल से स्पर्म बनने के लिए जो जो कच्ची सामग्री या रॉ मटेरियल जो लगेगा वो नर्सिंग सेल्स जिसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, जो हमने सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल्स के अंदर पढ़ी थी कि संपूर्ण कोशिकाएं होती है, तो वो इसको जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाएगी और उन रॉ मटेरियल के द्वारा जो है ये एक संरचना जो है वो बड़ी हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो ये स्पर्म है। धन्यवाद।